नमस्कार प्रशिक्षुओं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं श्रीनिवास मिश्रा, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर। आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के एक प्रमुख सैद्धांतिक विषय प्रारंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित से संबंधित एक प्रमुख प्रकरण विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। आज विराम चिन्ह के बारे में अपनी समझ विकसित करेंगे। विराम चिन्ह की आवश्यकता को स्पष्ट करने के लिए मैंने पीपीटी में एक वाक्य लिखा हुआ है, जिसमें एक ही वाक्य को दो बार लिखा गया है। एक में विराम चिन्ह का उपयुक्त प्रयोग है और दूसरे में विराम चिन्ह के स्थानों में परिवर्तन किया गया है। इन विराम चिन्हों के परिवर्तन से अर्थ का कैसे अनर्थ निकलता है, इस वाक्य को पढ़ने से आप लोग स्वयं समझ सकते हैं। पहले सही तरीके से वाक्य का प्रयोग किया है, जिसमें सही विराम चिन्हों का प्रयोग है। कल रात एक नवयुवक मेरे पास पैरों में मोजे और जूते, सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी, मुंह में सिगार और कुत्ता पीछे पीछे लिया आया। इसी वाक्य को अगर अल्प विराम का स्थान परिवर्तन करके पढ़ा जाए तो इसका क्या भाव, क्या अर्थ निकलता है, इसको ध्यान से सुनिए। कल रात एक नवयुवक मेरे पास पैरों में मोजे और जूते, सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी, मुंह में सिगार और कुत्ता पीछे पीछे लिया आया। आप लोगों ने देखा कि कैसे अल्प विराम के स्थान के परिवर्तन के कारण अर्थ का अनर्थ हो गया। क्या हुआ? जूता सिर पे हो गया, टोपी हाथ में हो गई और छड़ी मुंह में हो गया। ये आप सभी जानते हैं कि ये वाक्य सही नहीं है। तो विराम चिन्ह का उपयुक्त स्थान पर प्रयोग अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के विराम चिन्हों के बारे में हमें ज्ञान हो और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इसकी भी समझ हमारे अंदर हो। तभी हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि सही विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे करते हैं। इसके अलावा विभिन्न विराम चिन्हों के जो प्रतीक है उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। आइए तो हिंदी में कुछ प्रचलित विभिन्न विराम चिन्हों का हम लोग अध्ययन करें। विराम चिन्ह को अध्ययन करने से पूर्व विराम चिन्ह को परिभाषित हम लोग करेंगे कि वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहराव। जब विचार कुछ देर ठहराव की आवश्यकता होती है विचारों को स्पष्ट करने के लिए, वहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह, उसके नाम और उसके प्रतीक पीपीटी में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसमें अल्प विराम, जो कामा, अर्ध विराम, कामा के ऊपर एक डॉट होता है, पूर्ण विराम, एक खड़ी पाई जिस पे विचार पूर्ण हो जाता है वहाँ पे प्रदान किया जाता है। उप विराम, वो डबल डॉट होता है, उसे उप विराम कहते हैं। विस्मय बोधक चिन्ह या संबोधन चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह, कोष्टक, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, किसी भी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आदेश चिन्ह या विवरण चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लोप चिन्ह या पदलोप चिन्ह,
पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। ये हिंदी भाषा में कुछ प्रचलित विराम चिन्ह, उसके नाम और उसके प्रतीकों का विश्लेषण था। अब इसे विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। विराम चिन्हों के प्रकार। अल्प विराम, कामा। हिंदी भाषा में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला जो चिन्ह है वो अल्प विराम है। अल्प विराम का सही प्रयोग न होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक वाक्य मुझे याद आ रहा है, मैं उसको आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ, जिसको सुनकर आपको हंसी भी आएगी और अल्प विराम की महत्ता को आप लोग समझ भी जाएंगे। प्रकरण कुछ इस प्रकार था कि एक कवि महोदय एक हलवाई के दुकान पे बैठ के चाय पी रहे थे। हलवाई अंगीठी में कोयला डाल रहा था। वहीं पर एक पात्र में हलवाई ने दही रखा हुआ था। इतने में एक कौवा आया और पात्र से दही खाने लगा। हलवाई ने यह देखा, उसे बहुत गुस्सा आया और अपने हाथ में जो कोयले का टुकड़ा था उसको उसने कौवे पर दे मारा। संयोगवश वह टुकड़ा जो कौवे को लग गया और कौवा वहीं पर मर गया। यह दृश्य चाय पी रहे कवि देख रहे थे। कहा जाता है कि कवि हृदय नवनीत समाना, अर्थात कवि का हृदय मक्खन के समान होता है। कवि हृदय कौवे के मृत्यु पर द्रवित हुआ और द्रवित होकर उनके मन में एक पंक्ति कौंधी, जिसको वहीं से उन्होंने एक कोयले का टुकड़ा उठाकर दीवार पे लिख दिया। उन्होंने लिखा, काग दही पर प्राण गवायो, कि काग ने दही के लालच में अपने प्राण गंवा दिए। यह लिखने के बाद कवि महोदय उठे और अपने गंतव्य को चले गए। कुछ देर बाद उसी दुकान पे एक लेखपाल महोदय आकर बैठे, जो कागजों में हेर फेर करने के कारण अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे थे। चाय पीते पीते यकायक उनकी निगाह उस पंक्ति पर पड़ी। उन्होंने उस पंक्ति को कुछ इस प्रकार पढ़ा, कागज ही पर प्राण गवायो, कि मैंने कागज़ के हेर फेर की वजह से प्राणों से प्रिय नौकरी गंवा दी। उन्होंने कहा, कितनी सारगर्भित बात इस पर लिखी हुई है। तत्पश्चात कुछ देर बाद एक इश्क से हारा हुआ आशिक, मृत्यु को गले लगाने जाता हुआ आशिक उधर से गुजरा। जाते समय उसके मन में ये विचार कौंधा कि मृत्यु को गले लगाने तो जा ही रहे हैं, तो जाने से पहले कुछ खा पी क्यों न लें। इसी उद्देश्य से वो हलवाई के दुकान पे पहुँचे और वहाँ जाकर कुछ खाने पीने लगे। इतने में उनकी निगाह उस वाक्य पर पड़ी। उन्होंने उस वाक्य को कुछ इस प्रकार पढ़ा, का गदही पे प्राण गवायो, अर्थात प्रेयसी जो कि एक गधी के समान है, जो उसके प्रेम को नहीं समझ पा रही है, वो गधी के समान है, उस पे वो अपने प्राण को न्यौछावर करने जा रहा था। कितना बड़ा मूर्खता का कार्य वो करने जा रहा था। उसका ब्रह्म ज्ञान उदित हुआ और उसने मृत्यु का विचार, आत्महत्या का विचार त्याग दिया। तो इस प्रकार इस दृष्टांत से हम समझते हैं कि एक ही वाक्य को अलग अलग अल्प विराम चिन्हों के प्रयोग करने के वजह से तीन अलग अलग लोगों ने अलग अलग अर्थ ग्रहण किए। आइए अब अल्प विराम के बारे में संक्षेप से समझे। जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मुख्यतः जब संज्ञा शब्द निरंतर प्रयोग आते हैं तो उस निरंतर संज्ञा शब्द में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे नदी, पहाड़, खेत, हवा।
इसके अलावा वाक्य में हम अल्प विराम का एक उदाहरण देख सकते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए। अर्धविराम, इसका चिन्ह आप लोगों को पीपीटी में दिखाई दे रहा होगा कि कामा के ऊपर एक डॉट लगा दिया जाता है, जिसे अर्धविराम कहा जाता है। जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े, वहां अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण स्वरूप, सूर्योदय हो गया है, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। अर्थात अर्धविराम अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर की ठहराव की आवश्यकता जहां महसूस होती है, वहां अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उपविराम, इसमें डबल डॉट लगाया जाता है। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहां पर उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रदूषण एक अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप। इस तरह जब कथन को वाक्य से अलग दिखाना हो या एक कथन को दूसरे से अलग दिखाना हो तो उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम, वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण स्वरूप, पेड़ से हमें फल प्राप्त होता है। हिंदी भाषा में अल्प विराम के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला चिन्ह जो है पूर्ण विराम है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, ताजमहल किसने बनाया। जहाँ पर किसी से प्रश्न की जाए या कुछ जानने की इच्छा की जाए, वहाँ पर प्रश्नसूचक चिन्ह लगाए जाते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि प्रश्नसूचक चिन्ह ऐसे शब्दों के प्रश्नसूचक वाक्य के साथ ही प्रयोग हो। कभी कभी सामान्य वाक्य के अंत में भी प्रश्नसूचक चिन्ह लगाकर सामने वाले से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको जाना है, आपको जाना है, दोनों में अंतर है। आपको जाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया, अर्थात पूछा जा रहा है कि आप जाएंगे, और आपको जाना है मतलब कि आपको जाना ही जाना है, वहाँ पे एक आदेश होगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के उपरांत विस्मय बोधक चिन्ह, विस्मय बोधक या संबोधक चिन्ह, ये भी बहुतायत हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है। यह चिन्ह अव्यय शब्दों के आगे लगाए जाते हैं, या यूं कहें कि विभिन्न प्रकार के संवेगों को व्यक्त करते समय इस विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हाय, आह, छी, अरे, शाबाश, ऐसे अवयव शब्द है। उसके बाद इसमें विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उद्धरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। इसको रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। अध्यापक, तुम जा सकते हो। कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर किया जाता है। जैसे धर्मराज, युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। धर्मराज कहने से युधिष्ठिर स्पष्ट नहीं होता, इसलिए कोष्ठक में युधिष्ठिर देकर धर्मराज की शब्द को स्पष्ट किया गया है। उद्धरण या अवतरण चिन्ह, किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण स्वरूप, महाकवि तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने सुख नाए। इसे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखा गया है। इसी तरह भारतेंदु जी का कथन है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। इसे भी उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखा गया है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के कथन को
यथावत जब लिखा जाता है तो उसे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखा जाता है। योजक चिन्ह, डीएलएड परीक्षा में योजक चिन्ह को पूछा गया था कि कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह है। तो ये जो डैश का चिन्ह है वो योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है, अर्थात जहाँ पर और मतलब कि द्वंद्व समास वाले जो शब्द होते हैं वहाँ पर योजक चिन्ह अनिवार्य रूप से सम्मिलित होता है, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन इत्यादि। लाघव चिन्ह, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए कुछ अंश लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे डॉक्टर को पूरा न लिखकर डा लिखकर उसके आगे एक शून्य बना दिया जाता है, जिसे इस शून्य को लाघव चिन्ह कहते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर को प्रो लिखकर उसके आगे शून्य बना दिया जाता है। इंजीनियर को इंजी लिखकर उसके आगे एक छोटा शून्य बना दिया जाता है, जिसे लाघव चिन्ह कहा जाता है। लाघव चिन्ह का उपयोग यह है कि किसी भी शब्द को बार बार लिखने से बचा जाए, इसके अलावा उस शब्द को संक्षेप में लिखा जा सके। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे वनो नाम है, विवरण चिन्ह। जैसे हम किसी का कोई हेडिंग देते हैं, उसके बाद विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं और फिर उस हेडिंग से संबंधित जो भी व्याख्यान या स्पष्टीकरण या विश्लेषण है उसके आगे लिखते हैं। जब विश्लेषण किसी प्रकरण का विश्लेषण किया जाता है तो उस प्रकरण के पश्चात विवरण चिन्ह लगाकर ही हम उसका स्पष्टीकरण लिखते हैं। विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह, विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। मैं पिताजी के साथ विस्मरण चिन्ह गया, अर्थात इस वाक्य में कोई शब्द जो है विस्मृत हो गया है, छूट गया है, इसलिए यहाँ पर विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण देखें, हमें रोजाना अपना कार्य चाहिए। इसमें भी एक शब्द छूटा हुआ है, तो वो शब्द कुछ भी हो सकता है, तो उसके स्थान पर त्रुटिपूरक चिन्ह लगाया गया है। और अंत में जो विराम चिन्ह का अंतिम प्रयोग है, पदलोप चिन्ह, जहाँ पर पद का ही लोप है, अर्थात वाक्य का ही या वाक्यांश का ही लोप हो, वहाँ पर पद लोप चिन्ह होता है। यह डॉट 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 की तरह का होता है। उदाहरण से इसे जाना जाता सकता है, श्याम ने मोहन को गाली दी, मैं सामान उठा दूंगा, पर डैश डैश डैश, मतलब उसके आगे का जो पद है वो लुप्त है, विलुप्त है, उसके स्थान पर डैश 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 अर्थात पद लोप चिन्ह दिया गया है। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रमुख प्रचलित हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों का विश्लेषण संक्षेप में किया। विराम चिन्हों का प्रयोग अगर सही तरीके से न हो तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। एक उदाहरण स्वरूप और हम देख सकते हैं, जिसमें एक ही वाक्य को 3 अलग अलग विराम चिन्हों के द्वारा प्रयुक्त किया गया है, जिसमें तीनों में इसका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। रोको मत जाने दो, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। दूसरा, रोको मत जाने दो, अर्थात व्यक्ति को रोक लो, जाने मत दो। और तीसरा, रोको मत जाने दो, अर्थात व्यक्ति को मत रोको, उसे गंतव्य स्थान पर जाने दो। इस प्रकार हम देखते हैं कि विराम चिन्हों का यदि उपयुक्त प्रयोग नहीं होता तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि सभी शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षुओं एवं छात्रों को विराम चिन्हों के बारे में ज्ञान हो, उसके उचित प्रयोगों के बारे में ज्ञान हो। आप लोग इतने देर तक हमसे जुड़े रहे, हमको सुनते रहे, इसके लिए आप सभी को
कोटिस धन्यवाद।